हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको भाई। और कैसे हैं आप लोग? मेरा ख्याल है यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे। और कैसा चल रहा है कॉलेज? और कॉलेज के बगैर मेरा ख्याल है सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और अच्छी बात है अगर आप एंजॉय कर रहे हैं। और पढ़ाई का क्या सूरत हाल है? कोई पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? ये आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें तो। ये आप मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी किताब। ठीक है, नज़र आ रही किताब भी आप लोगों को? हाँ जी, बस ठीक है। अब ये हम जो लेसन नंबर 1 है वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कोर्स में क्या कुछ है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब ये सामने आपके आ गया कॉन्टेंट्स, द डाइंग सन है। और उसके बाद आपको 10 एसेज नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इन 10 एसेज के बाद आप देख रहे हैं कि पार्ट 2 शुरू होता है और पार्ट 2 के अंदर भी 16 एसेज जो है ना वो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये जो सारा कुछ हो रहा है क्या इसके अंदर? अच्छा, पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस का आपको जरा थोड़ा सा बता दूं। ऑनलाइन क्लासेस भी हमने इसलिए स्टार्ट की गई है कि बच्चों का, क्योंकि आपको पता ही है कितना हार्श भी हो रहा था। और पेपर भी नहीं आप लोगों के हुए और पढ़ाई से आप लोग बिल्कुल अनटच थे। ठीक है, यानी कि यही समझा जा रहा था कि भाई पढ़ाई से अनटच होंगे। ठीक है, तो इसलिए सोचा ये गया कि भाई क्यों ना बच्चों को एंगेज किया जाए। और ये सारे कॉलेजेस में किया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आपको एंगेज कर रहे हैं, सारे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको एंगेज किया जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए एंगेज कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई के साथ जरा ना दोबारा इन टच हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो हमारी चीज़ें हैं वो क्या है इस कोर्स के अंदर? ये पहले तो एक एसेज की बुक है जिसका नाम बुक 2 है। ठीक है, आपके पास होगी मेरा ख्याल है बुक 2। तो बुक 2 जो है इसके अंदर दो तरह के एसेज आपके सामने आएंगे, यानी कि दो पार्ट्स हैं एसेज के। एक पार्ट जो है उसके अंदर जनरल एसेज हैं, यानी कि जो लोगों ने लिखे हैं लेकिन डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखे हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट ऐसा है जो शख्सियात के ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बायोग्राफिकल एसेज। ठीक है, तो बायोग्राफिकल कहते हैं जिसमें किसी बंदे के बारे में बात की जा रही है, किसी बंदे की जो शख्सियत है उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उनके ऊपर बताया जा रहा हो। ठीक है, तो पहला जो पोर्शन है पार्ट 1 जो इसका है, इसके अंदर अगर आप देखें तो पहले दो जो एसेज हैं इनका ताल्लुक साइंस से। ठीक है, यानी कि साइंस फिक्शन आप कह लें या साइंटिफिक स्टडी कह लें या साइंटिफिक एसेज कह लें। ठीक है, साइंस फिक्शन तो नहीं है बहरहाल इनमें। साइंस फिक्शन हम उसको कहते हैं जिसके अंदर ऐसी कहानियां हों जो कि साइंस से रिलेटेड हों। ठीक है, यानी कि फ्यूचर के बारे में कहानियां जो कि अभी तक हमारे साइंस ने बताया नहीं है और कभी आया भी नहीं है। कोई ऐसी इजादात है जो हमने कभी देखी नहीं है। ठीक है, तो उनके बारे में अगर लिखा रहेगा तो उसे हम कह देंगे कि ये साइंस फिक्शन है। ठीक है, और ये जो लोग लेट आ रहे हैं ना यार, ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के अंदर हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। और ये जो इसका सेशन है वो 40 मिनट्स का सेशन होता है सिर्फ। ठीक है, तो अगर आप इस तरह करेंगे तो लेट आना शुरू करेंगे सारे लोग, तो फिर तो मामला जो है वो किस तरह जो ना चलेंगे। तो आप लोग कोशिश किया करें कि पूरे टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे आप ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि हाँ जी, कि इसके अंदर जो हमारे एसेज हैं पहले दो साइंस से लिखते हैं। ठीक है जी, नंबर 3 पे जो ऐसे है वो आप देख रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड है, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। ठीक है, और जो एंड ऑफ टर्म है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक हो गए, दो एजुकेशन से रिलेटेड आ गए। उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, माय फाइनेंशियल कैरियर। ये तीन एसेज जो है ये कॉमिक एसेज है, यानी कि मजाहिया है। उसके बाद आ जाता है चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और द जूल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये दो तीन जो एसेज हैं ये दो तीन एसेज जो हैं वो उसके ऊपर है कि दुनिया के अंदर कौन सी कौमें
जिस तरह चाइना ने आपको पता है कि तरक्की की है, ठीक है, कि किस कौम ने तरक्की किया और कैसे तरक्की की है, ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात, जो दूसरा है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके अंदर ये बताया गया कि दुनिया को कौन कौन से मसाइल का सामना है, ठीक है, और सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, पुराना लिखा हुआ है ऐसे। उसके बाद थर्ड जो है ये फिलिप हेटी जो है ये एक हिस्टोरियन है और उसने मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में जो है वो लिखा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये भी एक और भी आ गया। ये आप लोग क्यों बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं फिर कनेक्ट कर रहे हैं, क्या इसकी क्या वजह है? अगर आपका नेट ठीक नहीं है या जो भी मसला है, चले बहरहाल कोई नहीं, पहला दिन है तो ये आप लोगों को जो है ना मैं म्यूट मैं ही कर देता हूँ, आपको म्यूट नहीं कर रही। अच्छा, म्यूट मैं इसलिए करवाता हूँ कि जब आप लोगों का क्योंकि माइक ऑन होते हैं और पंखा भी चल रहा है आजकल और भी कई आवाज़ें होती हैं तो वो सारी मिक्स हो जाती है मेरी आवाज़ के साथ, और जब इस तरह होगा तो फिर किसी बच्चे को आवाज़ नहीं जाएगी, ठीक है, इसलिए म्यूट करवा रहा हूँ। अच्छा, तो ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड जो है ये किससे रिलेटेड है? ये हिस्ट्री से रिलेटेड है कि मुस्लिम हिस्ट्री जो थी वो क्या थी। तो पार्ट वन से ही हम स्टार्ट लेंगे और पहले हम ये माय फाइनेंशियल कैरियर तक आएंगे, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट को पढ़ते पढ़ते। और अगर आप उसमें कहेंगे कि नहीं कि हमें बोरियत हो रही है तो फिर हम पार्ट टू भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट टू के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के तरीके के साथ उसने बायोग्राफीज लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे लोगों की जो यानी कि फौत भी हो चुके हैं लेकिन जिन्होंने अपना दुनिया में नाम कमाया है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम द डाइंग सन पे शुरू करते हैं। किताबें आप लोगों के पास हैं तो निकाल लें। अगर मेरी स्क्रीन वाली किताब आपको नज़र आ रही है और आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो फिर आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई बंदा रीडिंग करने के लिए तैयार है हम में से भी? अगर आप में से कोई रीडिंग करना चाह रहा है तो अपना ज़रा चैट में अपना हैंड रेज कर दे, मैं ज़रा मैं देख लेता हूँ फिर उसे। हाँ जी, कौन पढ़ना चाह रहा है? कोई भी नहीं? अच्छा, चलो ठीक है, मैं ही पढ़ना शुरू करता हूँ फिर। ठीक है, आप लोग खामोश हो जाए और बस सुने। द डाइंग सन, सर जेम्स जीन्स। अच्छा, द डाइंग सन से क्या मुराद है? वैसे तो अगर आप कहें तो इसका मतलब बन जाएगा कि मरता हुआ सूरज, ठीक है, लेकिन ये मरता हुआ सूरज नहीं है। इससे मुराद ये है कि एंड ऑफ टाइम्स की अभी उसमें एक तरह से बात कर रहा है कि जब दुनिया खत्म होगी या सूरज जो है वो क्योंकि एक ऐसी चीज है, एक बर्निंग बॉल ऑफ फायर है, और आपको पता है कि बर्निंग बॉल ऑफ फायर है अगर, तो वो आग जो है वो कभी बुझ भी तो सकती है, ठीक है, और अगर वो आग बुझेगी तो फिर क्या होगा, ठीक है, ये इस तरह ये आप समझ लें इसे। अच्छा, और अगर आप ये देखें इसमें कि इसने बताया क्या है, तो इसने हमें ये बताया है कि जो इंसान की तख्लीक जो है वो कैसे शुरू हुई और ये दुनिया जो है कैसे मार्ग वजूद में आई, ठीक है। इसके अंदर उसने कोई हमारा रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं दिया, बल्कि उसने सिर्फ ये बताया कि साइंस की फील्ड में जो लोग हैं वो क्या समझते हैं, उनकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है कि डाइंग सन से क्या मुराद हो सकती है, ठीक है। सॉरी, डाइंग सन कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि साइंस वाले जो लोग हैं उनकी से क्या आप मुराद जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है, कि दुनिया किस तरह शुरू हुई। ये अपनी वीडियो बंद करें भाई, किसकी वीडियो आ रही है? अच्छा, तो ये भी बच्चे आते जा रहे हैं, क्यों लेट हो रहे हैं? चलें इसको हम बाद में देखते हैं, अभी जरा मैं डाइंग सन के ऊपर ही कर लूँ। ये डिस्टर्बेंस बहुत होती है इसमें, जब आप बार बार आते हैं ना या कोई अपनी वीडियो ऑन कर लेता है, कोई माइक ऑन कर लेता है तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। ये क्लासरूम दूसरी तरह का क्लासरूम है, ठीक है, वैसा क्लासरूम नहीं है कि आप मेरे सामने हो और मैं आपको देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं और साथ साथ लेक्चर भी जारी हो, ठीक है। ये ऐसा क्लासरूम नहीं है, इसको हम कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम के अंदर आपने कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है।
और उसमें सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है वो ये है कि एक टाइम पे एक बंदा जो है ना बोलेगा, ठीक है, और इसके अलावा एक टाइम पे एक बंदे की स्क्रीन ऑन है। इससे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, यानी कि आप इधर उधर नहीं देखते बल्कि आप वो एक बंदे की तरफ देख रहे होते हैं, ठीक है। और आवाज भी इसीलिए की जाती है ताकि आपकी जो है ना एक बंदे की आवाज आप सुने, बाकी सबकी म्यूट कर दी जाए, ठीक है। एक तो ये बात होती है। दूसरा, इसके अंदर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन का टाइम होता है वो बहुत कम होता है। ये वैसा नहीं होता जिस तरह क्लास के अंदर आप देखते हैं कि हम अगर 50 मिनट भी पढ़ रहे होते थे तो कभी कभी आधा घंटा भी बड़े आराम से पढ़ा जाता है, ठीक है, और आप लोग ध्यान से सुन लेते हैं। लेकिन इंटरनेट जो लर्निंग है इसके ऊपर ऐसा नहीं होता। वो उसकी क्या वजह है, उसकी कई वजूहत है, वो किसी दिन हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो इसके ऊपर आपका जो फोकस होता है बहुत लो होता है, ठीक है। इसीलिए ये अगर आप इस तरह के बार बार जो आना जाना जिस तरह हो रहा है, किसी का नेट से आ रहा है और कोई और मसला है, कोई लेट आ रहा है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो अब कल से आपने कोशिश करनी है कि आप एग्जैक्ट टाइम के ऊपर आप सब लोग ज्वाइन करें और 5 मिनट्स के अंदर हम टाइम देंगे, 5 मिनट्स से सारे ज्वाइन कर लें। फिर जिस तरह क्लासरूम का दरवाजा बंद होता है इस तरह मैं रूम लॉक कर दूंगा, ठीक है। ये मीटिंग लॉक भी हो जाती है, तो लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई बंदा ना जा सकेगा और ना फिर कोई बंदा आ सकेगा, ठीक है। जाने के लिए भी उसको परमिशन रिक्वायर्ड होगी। तो ये बहरहाल वैसे मैं आपको बता रहा था। अच्छा, तो दोबारा अपने लेसन पे आते हैं। तो हमें इसने किसके बारे में बताया, मैंने भी आपको बता रहा था। जो लोग नए आए हैं उनको भी जरा रिपीट हो जाएगा, उनको पता लग जाएगा, और जो बाकी पुराने वाले हैं उनको रिपीट हो जाएगा कि हम ये बात कर रहे थे कि डाइंग सन सूरज के मुतालिक ही सिर्फ ऐसे नहीं है बल्कि पूरे प्लानिटरी सिस्टम के ऊपर ऐसे है। और प्लानिटरी सिस्टम से मुराद हम क्या लेते हैं, जो हमारा ये सिस्टम है पूरा कायनात का, ठीक है। और अच्छा भाई, अभी ये आप लोग जो है ना वो चैट वगैरह के अंदर कोई मैसेज ना करें, ठीक है। वो इसलिए ये जिनको आवाज नहीं आ रही, किस किस को आवाज नहीं आ रही है, ये दो जो है ना वो लोग कह रहे हैं कि हमें आवाज नहीं आ रही। और जिनको आवाज नहीं आ रही, मेरा ख्याल है कि आप लोग एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट करें, ठीक है। जिनको आवाज आ रही है वो खामोश रहें, और जिनको आवाज नहीं आ रही वो, क्योंकि सिर्फ दो लोग हैं जिनको आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो आप लोग अपना रिकनेक्ट करें तो ये ठीक हो जाएगी आवाज, ठीक है। वैसे ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको मैं लिंक भी भेज दूंगा, आप वहां से दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक है। कोई इतना परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अब आप मैसेज कोई ना करें, जब मैं आपको कहूंगा कि क्वेश्चन है कोई तो पूछ लें, फिर आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अभी किसी को आवाज नहीं आती है एक बंदे को, तो वो आराम से वापस जाए और फिर दोबारा आ जाए, ठीक है। ये किस तरह यासीन भट्ट जो है वो वापस आया और मेरा ख्याल है इसको आवाज आ जाएगी। अच्छा, तो अब हम मेरा ख्याल है शुरू करें लेसन, बजाय इसके कि और ज्यादा डिले होता रहे और ये आना जाना आप लोगों का लगा ही रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ूंगा तो आपको सारा समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एसेज जो होते हैं उनके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने सारी बात जो है वो आपके सामने एक तरह से रख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कहता है a few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of Earths. पहले ही जो सेंटेंस है आप देखें काफी लेंथी सेंटेंस है। ये अगर आप इसे कंपेयर करें जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक थी जिसमें स्टोरीज थी, तो उसमें बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, ठीक है, डायलॉग की फॉर्म में थे या वैसे छोटे सेंटेंसेस थे, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि एसेज हैं और इनके अंदर सेंटेंस आप देखें तो उसने दो तीन चीजों को एक ही दफा में आपके सामने रख दिया, ठीक है। पहली उसने क्या बात की है, a few stars are known which are hardly bigger than the earth. कुछ सितारे ऐसे हैं जो कि जमीन से थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ सितारे ऐसे हैं जो जमीन से थोड़े से बड़े हैं, जमीन जितने नहीं है, जमीन से बड़े हैं। But most of them are so large that hundreds of thousands of Earth could be packed inside each and leave room to spare. कहता है लेकिन उनमें से अक्सर सितारे इतने बड़े हैं कि अगर आप उनके अंदर कई hundreds of thousands of Earths,
कई सौ हजार यानी कि लाखों जमीनें अगर आप उनके अंदर रख दें, लाखों जमीनें यानी कि वो सितारा इतना बड़ा है कि जमीन को अगर आप बॉल की मिसाल ले लें, ठीक है, कि जमीन एक बॉल है और बाकी जो सितारे हैं वो इतनी बड़ी स्पेस है उनके पास, इतना बड़ा एरिया है कि उनमें अगर आप जमीन रखते रहें तो 1 लाख जमीनें आप उसके अंदर रख दें और फिर भी जगह बच जाएगी। ये नहीं है कि वो जगह पूरी हो जाएगी, पैक हो जाएगा, नहीं, पूरा पैक नहीं होगा, फिर भी जगह बच जाएगी। तो जरा अंदाजा लगाएं कि वो सितारा कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये सारी साइंटिफिक ओपिनियंस है, ठीक है ना। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of Earths. मिलियन कितना होता है? 10 लाख, ठीक है, और millions and millions of Earths, यानी कि वो लाखों से लाखों की बात वो पहुंच गई है। पहले तो उसने कहा था कि सिर्फ चंद लाख की बात थी, अब वो मिलियंस एंड मिलियंस यानी कि बहुत ही ज्यादा, लाखों से वो करोड़ों की तरफ जा रहा है कि इतनी जमीनें जो है वो उनके अंदर, कहता है कि हियर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार, हमें इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा कोई सितारा मिल जाता है कायनात में, और वो सितारा जो है इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर कई लाख जमीनें या करोड़ जमीनें उसके अंदर रख दी जाए तो फिर भी उस पर जगह मौजूद होगी। ठीक है, जरा इससे वो अंदाजा ये देना चाह रहा है आपको कि हमारी जमीन जो है वो कितनी छोटी है, ठीक है, और इसकी क्या here and there, ये हो गया, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. बड़ी इंपॉर्टेंट बात को कर रहा है, कहता है कि कायनात के अंदर सितारों का जो पूरा टोटल नंबर है, द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, पूरी कायनात के अंदर जो सितारों का टोटल नंबर है वो कितना है, is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the earth. जमीन के ऊपर जितने साहिल समुंदर हैं, कितने होंगे साहिल समुंदर? बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जितने साहिल समुंदर है उनके ऊपर रेत के जर्रात जो है, कोई गिन सकता है रेत के जर्रात? एक बोरी के रेत के जर्रात नहीं गिन सकते। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है पूरे साहिल समुंदर जितने भी इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब की रेत को इकट्ठा कर लिया जाए, उनके ग्रेन्स को गिना जाए तो इतनी तादाद में सितारे मौजूद हैं, ठीक है। अगर इतने तादाद में सितारे मौजूद हों और वो बड़े बड़े भी हों तो अब आप बताएं कि आपकी जमीन की क्या हैसियत है इन सब के दरमियान, ठीक है। तो बिल्कुल एक छोटी सी हमारी हैसियत रह जाती है जमीन की। Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. कहता है कि ये हमारा जो घर है जिसको हम जमीन को बहुत बड़ा समझते हैं, कहता है कि ये घर इतना छोटा है अगर आप इसको कायनात के साथ कंपेयर करें, ठीक है। अगर कायनात के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि ये बहुत ज्यादा छोटा जो ना हमारा घर है, ठीक है जी। अच्छा, यानी कि हमारी जमीन जो है वो बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द यूनिवर्स, ठीक है। अच्छा, these billions of stars are wandering about in space. सेकंड पैसेज कहाँ से शुरू हो रहा है, कहता है कि ये जो मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं ये कहाँ पे हैं, दे आर वैंडरिंग अबाउट इन स्पेस। तो क्या जमीन, ये पूरी कायनात के अंदर जो खला है जिसे हम कहते हैं स्पेस, खला के अंदर चक्कर खा रहे हैं, ठीक है। वैंडरिंग कहते हैं जिस तरह आप जब क्लास खत्म होती है तो उसके बाद ग्राउंड के अंदर जो बच्चे नजर आ रहे होते हैं ना, वो वैंडरिंग होती है, ठीक है, वैसे ही फिर रहे होते हैं वेले, कोई काम नहीं होता। तो ये वैंडरिंग जो है ये बिल्कुल वही वैंडरिंग है, यानी कि लफ्ज वही है, ठीक है, इसका मतलब है वैसे चल फिर रहे हैं। A few form groups which journey in company, but most of them travel alone. कहता है कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स कह रहा हूँ, स्टार्स हैं जो कि कंपनी में सफर करते हैं। मतलब कि जिस तरह आपने देखा होगा एक दुमदार सितारा होता है, ठीक है, वो 7 स्टार्स होते हैं जो इकट्ठे चल रहे होते हैं। तो यानी कुछ सितारे ऐसे हैं जो इकट्ठे चल रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ सितारे ऐसे हैं जो किस तरह चलते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन अक्सरियत जो सितारों की है वो कैसे चल रही है, वो बिल्कुल अलोन यानी कि तने तनहा सफर कर रहे हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस that it is very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. कहते हैं और वो एक ऐसी कायनात में रहे हैं
ऐसी कायनात में सफर कर रहे हैं जो इतनी बड़ी है कि बहुत ही रेयर इवेंट है। बहुत ही रेयर इवेंट से मुराद कि बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा वाकया हो जाए indeed for one star to come anywhere near to another कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल बात है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब भी आ जाए। ठीक है, यानी कि फिर अंदाजा इससे ये लगाएं कि जो स्पेस है वो कितनी बड़ी होगी। ठीक है, जो खला है उसमें कितनी जगह होगी। और आपको पता है कि खला अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं की, यानी कि कंप्लीटली डिस्कवर नहीं की। ये दावे करते रहते हैं साइंटिस्ट कि हम स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है हमने और हम भी वहां पे पहुंच जाते हैं और हम चांद पे चले गए, हम इधर चले गए। ठीक है, ये दावे वो करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये दावे जो है तभी हम इनको इनके टेंजिबल प्रूफ्स, जिसे हम कहते हैं टेंजिबल प्रूफ से मुराद यानी कि ऐसी सबूत जो कि हमारे बिल्कुल सामने हो। ठीक है, क्योंकि वैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो अमेरिका की जो ये सारी रिसर्चेज होती हैं, जो अमेरिका की इस तरह की बातें होती हैं, इनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते इतने पक्के तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज होती हैं और जो इनके काम होते हैं वो क्या होते हैं। दुनिया के अंदर कहते हैं जी तो इराक के पास भी बहुत असला है, हमने उन पर अटैक करना है, और उन पर अटैक कर दिया और नतीजा क्या निकला, उनके पास से तो कुछ भी नहीं निकला बेचारों के पास से, लेकिन उनका मुल्क जो है वो तबाह कर दिया। ठीक है, तो इसलिए वो हमें इनकी बातों पे अंधाधुंध तो हम बिलीव नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये एक बात साइंटिफिकली नोन फैक्ट है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चांद पे वो जा चुके हैं। ठीक है, और बाकी लेकिन सितारों पे जाना ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। मार्स पे चले जाए या कोई मार्स पे अभी तक नहीं गया। ठीक है, वो रिपोर्ट भेजते रहते हैं और उसकी तस्वीरें भेज देते हैं, जी हमने ये रिपोर्ट भेजा है। ठीक है, तो लेकिन रियल बंदा अभी तक कोई नहीं गया मार्स पे। अच्छा जी, और आगे वो कहते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस। कहता है कि ज्यादा तौर पे अक्सर जो सितारे हैं, यानी कि जो हर सितारा है वो अपनी सारा सफर जो है कंप्लीट लोनलीनेस में कर रहा है। मतलब कि वो फिर रहा है लेकिन तने तनहा फिर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, कहता है like a ship on a on an empty ocean। और इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि पूरा समुंदर खाली कर दें और उस खाली समुंदर के ऊपर एक कश्ती सिर्फ चल रही हो। ठीक है, तो क्या उसकी मिसाल आप ले सकते हैं। ठीक है, कि एक पूरा समुंदर है, उसके सिर्फ एक शिप है, तो कितना दूर हो वो दूसरी शिपों से। शिप्स जो है बाकी सारी जो उसके इर्द जहाज है, समुद्री जहाज, वो तो उसके इर्द गिर्द कहीं पे होंगे ही। ठीक है, तो इतना अकेला होता है कोई सितारा इस स्पेस के अंदर। ठीक है, अब आगे वो मिसाल देने लगा है। कहता है इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शेप्स। एक अगर स्केल मॉडल लिया जाए, स्केल मॉडल हम कहते हैं कि एक जिस तरह आप अगर नक्शा देखते हैं कोई, तो उसके ऊपर नीचे लिखा होता है कि 1 इंच या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि नक्शा छोटा सा बना होता है और उसके अंदर उन्होंने पूरी दिखाई होती है कितना ये मुल्क कितना है, ये मुल्क कितना है। ठीक है, तो उसके सेंटीमीटर के हिसाब से वो बता रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं कि नीचे उसकी कोई और जो ना वो रीडिंग्स लिखी होती हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्केल मॉडल इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये आप लोग जो अपना जो भी क्लास के अंदर मौजूद है, ये आप लोगों ने इस स्क्रीन के साथ या ये जो सारा सेटअप है जूम का, इसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई आपने इसके अंदर हाथ नहीं मारना, कोई लाइनें नहीं लगानी जिस तरह ये भी लाइंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के काम ना करें कि ये लाइंस लगे और ये सारा कुछ। ठीक है, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है, इसको सारे को ऑडियो भी सिर्फ हो सकता है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ वो मैं वहीं बंद कर दूंगा और फिर आप लोग किताबें भी अपने खोलेंगे और जो भी सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की जो काम है वो ना करें, जो भी लाइनें लगा रहे हैं ना लगाएं। अच्छा, अब वो स्केल मॉडल की मैं बात कर रहा था कि स्केल मॉडल क्या होता है कि आप एक मॉडल बना लेते हैं और उसके बाद फिर आप अंदाजा लगा लेते हैं उससे। ठीक है, कि किस तरह एक तनासुब का अंदाजा लगा सकते हैं और वो तनासुब का अंदाजा वो भी आपको समझ आ जाएगी कैसे वो कह रहा है। इन अ स्केल मॉडल इन विच स्टार्स आर शिप्स। कहता है अगर एक स्केल मॉडल बनाया जाए, यानी कि मॉडल बनाया है और उसके अंदर स्टार्स को कह दिया कि ये शिप्स हैं। ठीक है, यानी कि जो सितारे हैं
उनको हम कह देंगे ये शिप्स की तरह ही है। ठीक हो गया। द एवरेज शिप विल बी ओवर a million miles from its nearest neighbor। तो एवरेज शिप जो है वो अपने करीब तरीन हमसाए से यानी कि दूसरी शिप से कितनी दूर होगी? मिलियन माइल्स। मिलियन माइल्स 10 लाख मील दूर। जरा अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी दूर होगी? यानी कि नजर ही कहीं नहीं आ रही होगी। ठीक है ना, कोई शाइबा भी नहीं होगा कि वो किसी तरह करीब आ जाए। फ्रॉम इट it is very easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it। कहता है कि फिर ये कैसे हो सकता है, ये अगर आप ये जरा इसमें अंदाजा लगाएं तो आपके लिए समझना बड़ा आसान है कि ये कैसे हो सकता है कि एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आए। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे रेयर इवेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, ऐसे रेयर इवेंट्स हो जाते हैं, लेकिन बहुत 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 रेयर काम है। ठीक है, क्योंकि आपने अंदाजा लगा लिया कि इतनी अगर एक बड़ी जगह है तो कैसे पॉसिबल है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए। एक पैराग्राफ मेरा ख्याल है और पढ़ लेते हैं। We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place। कहता है कि ये कौन स्क्रीन के ऊपर जो है कर रहा है? मेरा ख्याल है आप लोग इतने बच्चे नहीं हैं कि आपको मेरी बात है वो समझ नहीं आई। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है तो ये लाइनें ना लगाएं स्क्रीन के ऊपर। जो भी आप अपना काम कर रहे हैं ये वो ना करें, बस ध्यान से सुने और किताब खोल लें, और आपको कुछ नहीं कहा गया इसमें। We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place, that another star wandering blindly through space happened to come near the sun। कहता है कि हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे कहता है कि हमारा ख्याल है, साइंसदानों का ये ख्याल है, जो साइंटिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि कुछ 2000 मिलियन साल पहले की बात है कि एक रेयर इवेंट हुआ। ठीक है, रेयर इवेंट यानी कि एक ऐसा शाज़ो नादर वाकया हुआ, और वो वाकया क्या था कि एक सितारा वो घूमता घुमाता खला के अंदर से वो किधर आ गया? वो सूरज के करीब आ गया। Just as the sun and moon raise tides on the earth, so the second star must have raised tides on the surface of the sun। कहते हैं कि जिस तरह जमीन के ऊपर जो लहरें पैदा होती हैं उनमें चांद और सूरज का रोल होता है, इसी तरह वो जो दूसरा सितारा था उसके अंदर जो कशिश थी, जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी, ठीक है, उसकी वजह से, यानी कि जो उसकी कशिश थी उसकी वजह से सूरज के ऊपर भी टाइड्स क्रिएट हो गई होंगी। ठीक है, ये इनका ख्याल है, क्योंकि उनको लगता है कि सूरज जो है वो एक बर्निंग मैटर है। ठीक है, और वो बर्निंग है क्योंकि, तो इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है हो। ठीक है, और अगर वो लिक्विड है तो उसके ऊपर टाइड्स जो है बहुत ज्यादा पैदा हो। ठीक हो गया जी। बट they would be very different from the little tides which the small mass of moon raises in our oceans। कहता है कि लेकिन अगर आप ये इसका अंदाजा लगाएं कि हमारे समुद्र की लहरें भी इतनी ऊंची तो नहीं होती। ठीक है ना, इतनी ऊंची लहरें तो नहीं होती, और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो चांद पैदा कर रहा होता है। ठीक है, और चांद जो है वो तो बहुत छोटा है, वो तो जमीन से भी छोटा है। ठीक है, और जिन सितारों का हम जिक्र कर रहे हैं वो सितारे कैसे हैं? वो सितारे तो जमीन से कई कई गुना बड़े हैं। ठीक है, तो अगर वो सितारा जब सूरज के करीब पहुंचा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका जो टाइडल पुल है, यानी कि जो उसने टाइड क्रिएट की होगी वो कितनी ज्यादा होगी। और उसका जो टाइडल पुल है, यानी कि टाइडल पुल से हम मुराद देते हैं कि उसके खींचने की जो पावर है, जिस पावर से उसने वो टाइड क्रिएट की है, वो उसकी कितनी ज्यादा होगी। ठीक है ना। अच्छा, कहता है मेरी फोटो लगी जूम। tidal wave must have traveled over the surface of the sun। कहता है कि एक बहुत बड़ी टाइडल वेव जो है वो सूरज के ऊपर से गुजरी होगी, यानी कि एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई होगी सूरज की सरफेस पे। At last forming a mountain so high that we can hardly imagine it। और उसने इतना बड़ा पहाड़ एक खड़ा कर दिया होगा। ठीक है, एक पहाड़ की यानी कि फॉर्म में वो क्रिएट हो गई वो टाइड, और उस पहाड़ को कहते हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? As the cause of disturbance came nearer and nearer। cause of disturbance से क्या मुराद है? वो सितारा जो करीब आ रहा था। ठीक है, जैसे जैसे वो सितारा करीब आता गया, the mountain would rise higher and higher
वो जो पहाड़ था वो और ऊंचा ऊंचा होता चला गया। ठीक है जी। अब वो सितारा आके सूरज के लगा नहीं है, पास से गुजर गया। ठीक है। और फिर क्या हुआ, एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगैन टू मूव अवे अगेन, और जब वो दोबारा मूव करना शुरू हुआ यानी कि पास आया और टाइड्स क्रिएट की, और जब साथ से गुजरता गुजरता जा रहा है तो फिर क्या होना शुरू हुआ। ठीक है, ये मैं आपको इसकी मिसाल अगर आप दे दें कि ये दो सितारे हैं और ये सूरज है, और इसके पास से सितारा आता जा रहा है आता जा रहा है, करीब आया लेकिन यहाँ से साइड से होकर निकल गया। ठीक है। अब वो जो सूरज की सरफेस है उस पर पहाड़ जो है ना वो उसने बना दिया एक वेव का। ठीक है। और वो जो पहाड़ है उसका क्या हो गया, बहुत ही उसने बड़ा उसको कर दिया। ठीक है जी। अब क्या हुआ, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. अब क्या हुआ, कोई जो बड़ा सा पहाड़ बना था, अब वो पहाड़ ने क्या किया, अब वो पहाड़ वापस नहीं गया। ठीक है, वापस नहीं गया, बल्कि क्या हुआ कि वो जो सितारा था वो उसके साथ खिंचता चला जा रहा था। अब सितारा तो आगे निकल गया। ठीक है, स्पीड में आगे निकल गया, तो ये जो पहाड़ था ये टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है। और ये जो टुकड़े इसके बने वो कैसे हो गए, वो हवा खला के अंदर गिर गए। ठीक है। अब वो खला में गिर गए, लेकिन क्योंकि वो सूरज के करीब थे, ठीक है, तो सूरज का जो मैग्नेटिक पुल था उसने उनको मजबूर कर दिया कि वो गोल घूमना शुरू हो जाए। ठीक है। और वो गोल गोल घूम रहे। These small pieces have been going round the sun ever since, और कहता है कि ये जो सितारे हैं जो या जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको हम प्लैनेट्स भी कहते हैं, कहता है कि ये सारे टुकड़े तब से सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ विच आवर अर्थ इज वन। कहता है कि ये बड़े और छोटे प्लैनेट्स हैं जिनके अंदर हमारे जमीन हमारी एक उन प्लैनेट्स में से एक है। ठीक है जी। और ये आपको सबको पता है कि हमारी जमीन जो है प्लानिटरी सिस्टम के अंदर इसका भी एक रोल है, और वो क्या है कि ये सूरज की गिर्द घूमती जा रही है, और कितने दिनों में सूरज की गिर्द चक्कर पूरा करती है, 365 डेज ऑलमोस्ट। ठीक है। और इसीलिए जो है ना ऑलमोस्ट 365 डेज होते हैं, क्योंकि एक लीप ईयर जो हम लेते हैं यानी कि 4 साल बाद, आपको पता है कि फरवरी जो है उसके अंदर 29 तारीख भी आ जाती है। ठीक है। वो 29 तारीख इसलिए आती है कि टोटल एग्जैक्ट 365 डेज नहीं घूमता है। ठीक है। 365 डेज से कुछ जो है ना वो टाइम आगे होता है। ठीक है। और वो 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा इजाफा हो जाता है। ठीक है। और जो चांद के हिसाब से हम कैलेंडर बनाते हैं उसके अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है। उसमें 29 का या 30 का महीना होता है, और उसके अंदर कोई 31 का महीना नहीं आता। ठीक है। ये जो हमारा दूसरा कैलेंडर है इसके अंदर जो है इनके जिसे सोलर कैलेंडर आप कहते हैं जो हम फॉलो करते हैं जनवरी फरवरी वाला, तो इसके अंदर आपको पता है कि 31 के महीने भी होते हैं, 30 के भी होते हैं और 29 के भी होते हैं, और फिर 29 का महीना यानी कि फरवरी का होता है, और फिर 29 का महीना कभी कभी 28 का भी होता है, बल्कि अक्सर 28 का रहता है। 4 साल बाद वो 29 का होता है जिसके हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है जी। तो 365 डेज जो है ना वो टोटल बनते हैं उस टाइम पीरियड में जो जमीन सर्कल कर रही होती है सूरज के गिर्द। ठीक है। अच्छा जी, क्लास का जो टाइम है वो हमारा अब 40 मिनट्स हुआ करेगा। ठीक है। 40 मिनट्स क्यों होगा, वो उसकी वजह ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास जूम जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 40 मिनट्स का सेशन हमें अलाउ करता है। ठीक है। यानी कि जो मीटिंग हो रही है ये 40 मिनट्स की मीटिंग होगी, इसके बाद वो मीटिंग बंद कर देगा। ठीक है। तो इसीलिए अब आपके पास 5 मिनट हैं, और आप इसमें सवाल जो अगर किसी ने पूछने हैं वो पूछ लें। ठीक है। और ये स्क्रीन मेरा कल मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के आप पढ़ लिया इससे। ठीक है। तो ये स्क्रीन जो है इसको मैं बदल देता हूँ। ठीक हो गया जी। हाँ जी, आप बताएं अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो मुझे